हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सौंदर्या यस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे और इनसे रिलेटेड हमारे पॉइंट एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन बने हैं हम उन सबको वन बाय वन देखने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की आज की कहानी है जो 323 से 298 बीसी की कहानी बताती है। कब तक की कहानी बताती है? 298 बीसी। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एकमात्र ऐसा शासक था, यानी कह सकते हैं कि यह भारत का पहला ऐसा शासक है जो पूरे भारत में यानी एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करने वाला। यानी इसकी खासियत क्या है? यह अखिल भारतीय स्तर पर बड़े साम्राज्य का निर्माण करने वाला। पहला शासक। तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अखिल भारतीय स्तर पर इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करने वाला भारत के इतिहास में अगर अध्ययन किया जाए तो यह पहला शासक है। आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि कहां से इसकी कहानी शुरू होती है। तो अब इसके कुछ नाम मिलते हैं जो जैसे सर विलियम जोन्स के अनुसार इसका नाम सैंड्रो कोटस मिलता है। यानी सैंड्रो कोटस किसने कहा इसका नाम? चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था स्टार्टिंग स्टेज में इसे चाणक्य के द्वारा 1000 करसापड़ से खरीदा गया था। इसे किसने खरीदा था? चाणक्य ने खरीदा था। चाणक्य के द्वारा कितने का खरीदा गया था? चाणक्य के द्वारा 1000 करसापड़ के द्वारा। करसापड़ क्या थी? एक प्रकार की मुद्रा है और इसी के थ्रू 1000 करसापड़ के द्वारा इसे खरीदा गया था। किसने खरीदा था? इसको खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो चाणक्य था। किसने खरीदा था? एक मिनट, इसको खरीदने वाला व्यक्ति कौन था? चाणक्य के द्वारा। किससे खरीदा गया था? मूरा नामक दासी से। मूरा नामक दासी से, और इसी मूरा नामक से ही इसका नाम क्या पड़ गया है? मौर्य। कुछ लोग कहते हैं कि जहां पे इसका था वहां पे मोरों की संख्या ज्यादा थी। किसकी? मोरों की संख्या। जो भी हो, इस तरह से बहुत सारे रीजन हैं इनके तथ्यों पर फोकस करने के लिए। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे चाणक्य को खरीदने वाला व्यक्ति कौन है और हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम, इनके टीचर गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु चाणक्य थे। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त भी कहा जाता है।
गुप्त, पाक्षिक बोला जाता है, कौटिल्य कहा गया है। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। और इनके जो गुरु थे ये कहाँ के पुरोहित थे? तक्षशिला के पुरोहित थे। तक्षशिला क्या था दोस्तों? तक्षशिला उस पीरियड में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, विश्व का सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्र था। अच्छा, ये तक्षशिला कहां पड़ता है? ये तक्षशिला सिंधु प्लस झेलम नदी के बीच पड़ता है। सिंधु झेलम के बीच ये प्रेजेंट में कहां पे है? पेशावर। ठीक, तो कहने का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। चाणक्य हमने नाम बताया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर यही पूछ लिया जाए भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तो कौन होगा? भारत का सबसे प्राचीन नालंदा है। अच्छा दोस्तों, यहां पर हम लोग वन बाय वन सबको फोकस करेंगे। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की थी। इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था दोस्तों? अर्थशास्त्र। ये किसकी पुस्तक है? ये मौर्य राज्य व्यवस्था पर, मौर्य राज्य व्यवस्था पर आधारित यानी अर्थशास्त्र जो बुक की रचना हुई है ये किससे रिलेटेड है? तो आप बताओगे मौर्य राज्य व्यवस्था पे लिखी गई ये पुस्तकें हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो रूलर बना है वो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मिला है। और किसको डिफीट करके बना है? तो ये घनानंद। घनानंद किस वंश का था दोस्तों? नंद वंश का था। को पराजित करके शासक बनता है। किसको पराजित करके ये शासक बनता है? घनानंद को पराजित करके शासक बनता है। और घनानंद किस वंश से रिलेट करता है? घनानंद नंद वंश का शासक था दोस्तों। इस पर विशेष ध्यान देना है। अब हम लोग इनके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों पर अध्ययन करेंगे जो ऐतिहासिक साक्ष्य है। क्या ऐसे चीजें हैं जो हमारे काम के हैं? इनसे रिलेटेड इनका क्या कार्य था? नंबर 1, इनका राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब होता है भवन। लकड़ी निर्मित था, लकड़ी निर्मित था। दूसरी इनकी खासियत है इनकी बॉडीगार्ड। महिलाएं होती थी। तीसरी सिंचाई के लिए यह सर्वप्रथम नहरें निकलवाता है। सिंचाई के लिए सबसे पहले नहरें कौन निकलवाया था? तो आप कह दोगे चंद्रगुप्त मौर्य निकलवाया था। कहां से निकलवाया था? इसके बारे में कौन बताता है कि सिंचाई के लिए? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
कौन बताता है? रुद्रदामन का ये साक्ष्य देते हैं। इसका साक्ष्य कौन दिया है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये बताता है कि यह सुदर्शन झील पर किस झील पे दोस्तों? सुदर्शन झील पर। यह सुदर्शन झील पर बांध बनाकर निकला था। क्या बनाकर? बांध मीन्स डैम बनाकर, बांध बनाकर सर्वप्रथम नहर निकलवाया था। कहां बांध बनाया था? सुदर्शन लेक पर, झील पर बांध बनाकर ये सबसे पहले गुजरात के कहां नहर निकलवाया था? ये कहां निकलवाया था? गिरनार में। गिरनार कहां है? गुजरात में। गिरनार का मतलब गुजरात में निकलवाया था। कहां निकलवाया था? यानी ये सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें निकलवाने वाला पहला शासक है। और ये नहरें कहां निकलवाया था? जूनागढ़ अभिलेख बताता है। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा है? रुद्रदामन का है, जो ये साक्ष्य देता है कि यह सुदर्शन झील से डैम बनाकर सर्वप्रथम नहरें निकलवाता है। और इस जो सुदर्शन झील में नहर निकलवाया, ठीक है दोस्तों, और इस नहर का मेंटेनेंस यानी मरम्मत, इसकी मरम्मत कौन किया था? अशोक करवाया था, रुद्रदामन करवाया था और स्कंदगुप्त ने करवाया था। ये तीन जो रूलर हैं इस सुदर्शन झील की मेंटेनेंस कराए थे। ठीक है, तो सुदर्शन झील कौन निकलवाया था, इसका मेंटेनेंस कौन कराया, इन सब के बारे में हम लोग जान गए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और खास ध्यान रखना, ये नोट हम लिख दे रहे हैं कि अगर कभी ऐसे न करके ऐसे पूछा, ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि पहली बार नहरें कौन निकलवाया? पहली बार नहर, तो अब देखो यहां पे सबसे पहला ऑप्शन में क्या होगा? पहली वरीयता देंगे चंद्रगुप्त मौर्य को, और अगर ये ऑप्शन से गायब है, ना हो चंद्रगुप्त, ये ना होने पर दूसरी वरीयता किसको देंगे? फिरोज शाह तुगलक को। किसको देंगे दोस्तों? फिरोज शाह नहीं, गयासुद्दीन तुगलक को। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। अगर ये भी गायब है तब किसको वरीयता देंगे? फिरोज शाह तुगलक को। इसी ने एक सिंचाई कर भी लिया था जिसका नाम है हक-ए-सर्व। तो इसने कौन सा कर लिया था दोस्तों? हक-ए-सर्व नामक सिंचाई कर भी प्राप्त किया था। यानी कहने का मतलब अगर नहरों की बात होगी तो भारत में जो पहला नहर बनवाया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था, सुदर्शन झील पर बांध बनाकर निकलवाया गया था। लेकिन इनके अलावा अगर ऑप्शन में न रहे और ये पूछा जाए कि पहली बार नहर किसने निकलवाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो पहला ऑप्शन सही है ही। अगर ये नहीं है तब गयासुद्दीन तुगलक करना है, ये भी नहीं है तो फिरोज शाह तुगलक को बोला भरना है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने भी सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कराया था। अब हम इसके बाद आगे इनके स्टेटमेंट पर देखेंगे कि और इनके काल में क्या हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की और क्या खासियत है जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में पूछता है, और इसने क्या किया था? बॉडीगार्ड रखने वाली, महिला बॉडीगार्ड होने वाली पहला रूलर कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। लकड़ी के राजप्रसाद किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। गुरु चाणक्य हमने बताया। ठीक है दोस्तों,
अगला पॉइंट पर हम फोकस करेंगे। इसी के समय 305 बीसी में सेल्यूकस का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस सिकंदर का 305 बीसी सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है। क्या करता है दोस्तों? आक्रमण करता है। और क्या होता है? आक्रमण करता है और पराजित होता है। आक्रमण करता है और पराजित होता है। और जब आक्रमण करता है और पराजित होता है तो इसी पराजय के दुख में ये पराजित हो जाएगा। फिर क्या करता है? समझौता होगा। समझौता में क्या हुआ? ये समझौता हुआ नंबर 1। पहला समझौता यह था कि काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, मकरान, इतने राज्य, यानी ये 4 राज्य किसको दे देता है? ये 4 राज्य व अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह ये किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, पहला समझौता हुआ। इसका ये क्या नोट मिला? यहां ये मिला कि अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी ये मौर्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। प्रथम कैसा था विवाह था दोस्तों? प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ठीक है। दूसरा इसका इफेक्ट क्या बना? दूसरा इफेक्ट ये बना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, पांच 500 हाथियां, कितनी हाथियां? 500 हाथियां सेल्यूकस को भेज देता है। सेल्यूकस को कितनी हाथियां भेंट करता है दोस्तों? 500 हाथियां भेंट करता है। ठीक है। यानी 305 बीसी में सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, यूनान का रहने वाला था। ये कहां का रहने वाला था? सेल्यूकस यूनानी था। कहां का था दोस्तों? यूनानी था। ये किस पर आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य पर करता है और पराजित होता है। पराजित होने के बाद इन दोनों के बीच एक कंप्रोमाइज होता है, समझौता होता है। इस समझौता के अंदर काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान व मकरान राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता है। साथ में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। और इसके बदले यानी चंद्रगुप्त मौर्य का यह पहला कैसा विवाह हो गया दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मैरिज। तो दूसरा समझौता कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या करता है? ये 500 एलिफेंट सेल्यूकस को गिफ्ट देता है, भेंट स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है। इस तरह से समझौता होता है। और इसमें एक काम और हुआ। क्या? नोट नंबर 2, सेल्यूकस का राजदूत है। सेल्यूकस का राजदूत, सेल्यूकस का राजदूत कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था।
सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आता है। चंद्रगुप्त के दरबार में रखता है और इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है। पुस्तक कौन था? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखता है ये? इंडिका पुस्तक। यानी इस सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त इसके दरबार में आता है और इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है। और इस इंडिका की पुस्तक में चंद्रगुप्त के पीरियड की सभी कहानियों का वर्णन है। और इसी पुस्तक में यह बताता है, क्या बताता है कि भारत में 7 जातियां थी। इस पुस्तक में बताया कि भारत में कितनी जातियां थी? 7 जातियां का जिक्र किया है। 7 जाति कौन कौन सी थी? नंबर 1 किसान, एक हो गए। नंबर 2 मजिस्ट्रेट, यहां लिख देते हैं 1 2 दार्शनिक, नंबर 4 सिपाही, नंबर 5 पशुपालक, नंबर 5 पशुपालक, नंबर 6 पार्षद बढ़ई, पार्षद, और नंबर 7 बढ़ई। और मजिस्ट्रेट को बोला गया है ये दंड नायक बोला है। क्या बोला है? यानी कुल कहने का मतलब यह है कि इसमें इन्होंने बताया मजिस्ट्रेट, पार्षद, बढ़ई कि भारत में कुल 7 जातियां रहती है। आगे इन्होंने क्या किया था? ये सब इनके पीरियड का है। फिर आगे इन्होंने 298 BC में इनके एक गुरु थे, जैन संत थे, जैन धर्म गुरु भद्रबाहु के साथ। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहाड़ी पर संलेखना के द्वारा इन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। किसके द्वारा? संलेखना के द्वारा। संलेखना के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संलेखना के द्वारा शरीर त्याग देती है। संलेखना क्या है दोस्तों? संलेखना का मतलब होता है उपवास। संलेखना क्या होता है? उपवास। यानी फास्ट। तो कहने का मतलब अब ये कहना कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय क्या बन गया था, तो अंतिम समय में ये जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन दोस्तों बनता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन बना। अगर यहाँ पे हम बात करें लास्ट के समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन को स्वीकार किया। इसका बेटा था बिंदुसार, आजीवक धर्म को स्वीकार किया। इसका बेटा था अशोक,
ये बौद्ध को स्वीकार कर लिया। तो कहने का मतलब यहाँ ये 3 पीढ़ियों में 3 धर्म दिखाई पड़ता है, ऐसा भी कभी कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे तो ये समझ लेना है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन की कड़ी से एक और क्वेश्चन है। इनका राज्य, चंद्रगुप्त का जो राज्य था, अगर हम इधर बात करें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ में है। तो जो पूर्वी हिस्सा था वो कनिष्क तक था, यानी ये कलिंगा तक था। कहां तक लगता था ये सीमा? कलिंग तक लगता था। तो पूर्वी सीमा कहां तक लगता था? गुजरात तक। या उत्तरी सीमा कहां लगता था? ईरान तक जाता था इनका। और दक्षिणी हिस्सा जो इनका था ये कर्नाटका तक लगता था। यानी कुल मिला के कहने का मतलब वर्तमान में अखिल भारत स्तर की बात करें तो इसका राज्य सबसे बड़ा था। इनके राज्य में न तो कलिंगा की आगे की बाउंड्री थी, यानी कलिंग, तमिलनाडु, ये सब राज्य इनमें नहीं थे। तेलंगाना, केरला ये स्वतंत्र थे। ये कनिष्क इनके चंद्रगुप्त मौर्य के पार्ट में नहीं शामिल है। इनको छोड़कर लगभग पूरा भारत इनका राज्य था। थैंक यू क्लास। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजना न भूलें, जिससे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी के पास पहुंचते रहे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में पुनः मिलेंगे।